हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के एडजॉइंट और उसकी थ्योरम नंबर फर्स्ट का प्रूफ देखा था। अब हम इसकी थ्योरम नंबर सेकंड करते हैं और उसके आगे हम मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाली थ्योरम में क्या है कि ए और बी अगर दो मैट्रिसेज हैं सेम ऑर्डर की, दो एन ऑर्डर की है, मतलब दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर एन है सेम, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ये प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुल जाएगा। ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमने कंसिडर किया ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये वाली चीज़ है ना, जैसे हमने ये वाली टर्म उठा ली यूँ कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी। इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। जैसे कि हम ऐसे लिखते थे ना, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। वही वाला यूज कर रखा है इसमें कि ये ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स को हटाकर भी हम इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ये हमने पिछली थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी इक्वल होता है बी डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी के। तो ये वाला हमने वहाँ से लिख दिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया बी डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। और बी डिटरमिनेंट क्या है, ये कोई डिटरमिनेंट कोई ना कोई नंबर है। तो हमें पता है कि जैसे अगर ये लिख रखा हो कोई मैट्रिक्स ए इंटू के इंटू बी लिख रखा है, तो ये जो भी नंबर है के स्केलर है, इसको हम बाहर निकाल कर और ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी। तो जैसे ये भी डिटरमिनेंट कोई नंबर है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम बाहर बी इंटू में ए इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे। और साथ में ये जो एडजॉइंट ऑफ बी था ये वाला लिख दिया। यहाँ पर भी वही ब्रैकेट्स रिमूव करके और एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी डिटरमिनेंट इंटू ए इंटू आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स ए के। यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ये वाली चीज़ है यहाँ से बी डिटरमिनेंट, अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, थ्योरम नंबर फर्स्ट से जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अब ये वाली चीज़ है, यहाँ पर हमें ये मिल गया बी डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। अब ये वाली चीज़ देखो इसके आगे कि बी डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट है, जो ये वाला बी डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट, ये भी कोई स्केलर है, ये भी कोई स्केलर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है, जो भी है, मतलब जो भी जिस भी टाइप का स्केलर है, लेकिन हम ऐसा तो हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना वो कम्यूटेटिव होगी कोई भी दो स्केलर्स की। या तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लें या हम बीटा इंटू अल्फ़ा लिख लें। ठीक है, तो हम बड़े स्केल पर अगर मान कर चले तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, सबसे बड़ा फील्ड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुए तो मतलब ये अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो इसी वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का डिटरमिनेंट। लेकिन ये हम सिर्फ तभी लिख पाए हैं क्योंकि मैट्रिक्स ए बी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी और जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स थी उतने ही ऑर्डर की बी मैट्रिक्स थी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तब ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करते हैं कि ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए इंटू बी के डिटरमिनेंट के। देखो हम एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए और बी स्क्वायर नहीं होती है ना, तब ये वाला रिजल्ट नहीं होल्ड होता कि हम ऐसा बोल दें कि ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। जैसे कि मान लो ए मैंने ले ली 2x3 की और बी मैंने ले लिया 3x2 की ले ली। अब इनकी जो प्रोडक्ट होगी ए और बी की, ए बी जो आएगी वो कितने की आएगी, यहाँ से प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2x2 की प्रोडक्ट
मिलेगी। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट तो हम निकाल सकते हैं, बट अगर हम ये राइट वाली चीज़ देखें, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे बी का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर ही नहीं है। तो ये वाला रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि जब हम सेम ऑर्डर की लेकर चलेंगे तो देखो यहाँ पर भी एन क्रॉस एन की होगी, यहाँ पर भी एन क्रॉस एन की होगी, तो ए इंटू बी भी एन क्रॉस एन की आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और जब ए लेंगे हम, ए भी एन क्रॉस एन की आएगी, वही स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और बी भी एन क्रॉस एन की आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, तब हम ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो गिवन क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो दोनों सेम ऑर्डर की थी और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसलिए हमने ये वाले रिजल्ट का यूज कर लिया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ये वाली चीज़ इनटू में यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ये वाली चीज़ आ गई हमने जब सोल्व करके निकाला यहाँ तक। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद है सिमिलरली अगर हम ये लेकर चलेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी, तो अब की बार क्या ले ली, ये वाली चीज़ को पहले लिख लिया, ए बी को बाद में लिख लिया। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को अंदर ले आएंगे ब्रैकेट के इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी थ्योरम नंबर 1 से इंटू बी। अब ये वाली चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट, वही वाला काम हो गया ना, मैट्रिक्स ए इंटू के इंटू बी, तो इसको के इंटू ए बी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये के यहाँ पर क्या है, ए डिटरमिनेंट के का काम कर रहा है, तो के को बाहर ले आए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू बी तो बी बन गया था। यहाँ से क्या हो गया, ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या हो गया, बी डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ को फिर से हम यही लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे लिखा था, तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट को लिख दिया, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ये वाली को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये दोनों राइट हैंड साइड बराबर हैं दोनों की, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, मतलब कि जो ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है ये बराबर होंगी। तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी के, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर थी, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ है, हाँ, जो हमने पिछले वाली थ्योरम पढ़ी थी, पिछले वाली थ्योरम ये थी ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब ये वाला रिज़ल्ट हम अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स के लिए यूज करें, ए इंटू बी मैट्रिक्स के लिए अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट क्या बनेगा, क्योंकि ए इंटू बी भी तो कुछ एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी, उसको मान लो सी मान लें, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ना, सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू सी इज इक्वल टू सी डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो इसलिए हम इसको सी की जगह पर जब ए बी पुट करेंगे तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने सिंपली सी की जगह पर ए बी लिख दिया, तो यही वाली चीज़ यहाँ पर आगे लिख रखी है, यही पिछली वाली थ्योरम का यूज करके सिर्फ ए मैट्रिक्स की जगह पर ए बी मैट्रिक्स पुट कर रखी है, ये ऑल्सो करके। ऑल्सो ये रिजल्ट भी होता है हमारे पास कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी आ गई, और यहाँ से ये दोनों वाली वैल्यू भी इसके इक्वल आई थी, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ है ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं,
एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब देखो ए इंटू बी, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ से ये वाली चीज़ जो आई थी थर्ड और फोर्थ से, कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इस, क्योंकि ये वाली भी इसके इक्वल है और यहाँ से ये वाली चीज़ भी इसके इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इससे हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यही हमें प्रूव करना था हमारी थ्योरम के अंदर। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, अब इसके आगे आता है इन्वर्स क्या होता है या फिर रेसिप्रोकल क्या होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। सबसे पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात करते हैं इन्वर्स की। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए कोई भी एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हैं, एंड देर एग्जिस्ट एन अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, सेम ऑर्डर की एक दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब हमारी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है, उसके लिए हमें दूसरी कोई एन क्रॉस एन की ही एक ऐसी मैट्रिक्स अगर मिल जाए कि ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, वो हमेशा प्रोडक्ट है, वो आइडेंटिटी बने दोनों केस में, तो तब हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए के ऊपर -1 पावर लगा के, और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बी है। और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि बी का इन्वर्स मैट्रिक्स ए है। तो ये वाली डेफिनेशन है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स A is said to be invertible, then B is called inverse of A। तो B को हम A का इन्वर्स लिखते हैं और ऐसे डिनोट करते हैं A के इन्वर्स से, या फिर हम क्योंकि B की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना A इन्वर्स, तो इसीलिए यहीं पर अगर हम A इन्वर्स पुट करें तो ये बन जाएगा ना B की जगह पर, तो A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें आगे ये लिख रखा है सिमिट्री इन वन शोज दैट इन्वर्स ऑफ A इज B, देन इन्वर्स ऑफ B इज इक्वल टू A। ये वाली सिमिट्री का मतलब जैसे ये वाली चीज़ लिख रखी है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अगर A का इन्वर्स अगर B है तो B का इन्वर्स क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में ये बोल रखा है ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेसेस इन्वर्सेस बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए नॉट नेसेसरी आर सेम। मतलब जो अगर कोई भी हम मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स जो ए बी और बी ए हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये है ना ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए इंटू बी नॉट नेसेसरीली इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर आ जाएं और सेम ऑर्डर के आए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि ए कोई भी 2x3 की मैट्रिक्स है और बी कोई भी 3x2 की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब हम ए बी करेंगे तो ए बी तो बनेगी, एक मिनट, जो ए बी मैट्रिक्स जो बनेगी वो तो बनेगी यहाँ से ए इंटू बी 2x2 की, और जो बी ए बनेगी बी ए बनेगी वो 3x3 की बनेगी, तो सेम ऑर्डर की नहीं आई ए बी और बी ए, तो हम इनकी इक्वालिटी को कंपेयर ही नहीं करा पाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं। अब आगे वाली थ्योरम में लिख रखा है इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, उसके लिए हमें अगली वाली थ्योरम से पता चलेगा कि कब ऐसा होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। तो अब ये बोल दिया कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, मतलब कि अगर हम ये माने कि मतलब मैट्रिक्स ए है, उसके लिए हम मैट्रिक्स बी है वो इन्वर्स का काम करती है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स बी यूनिक होती है, मतलब ये
किसी कोई और दूसरी मैट्रिक्स सी ऐसी नहीं आ सकती कि ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो बी और सी इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस वाले रिजल्ट को ही हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि हम मान कर चलेंगे कि मैट्रिक्स ए है क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उसके एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। मान लिया कि लेट इफ़ पॉसिबल बी एंड सी बी टू इन्वर्सेज ऑफ ए के दो इन्वर्स मान लिए, तो हम अगर ये वाली चीज़ प्रूव कर दें, हम ये मान के चलें कि बी और सी बराबर नहीं है, इसके मतलब दो इन्वर्स हैं बी और सी। तो अगर हम ये लेके आ जाएं कि बी और सी अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, तो आ जाएगा कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो यूनिक होता है। तो अगर बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ए बी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए बी सी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तो हम इनकी प्रोडक्ट सी ए बी को डिफाइन कर सकते हैं। सी ए बी भी एन क्रॉस एन की आएगी, तो अब इस सी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। कहाँ से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अब ए इंटू बी तो यहाँ से इस वाले रिजल्ट से आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये सी इंटू आइडेंटिटी आ गया, मतलब सी आ गया क्योंकि सी भी एन क्रॉस एन की थी, आइडेंटिटी भी एन क्रॉस एन की है। दूसरा, हम इसको सी इंटू ए बी को ऐसे लिख सकते हैं, सी इंटू ए को एक साथ लिख लिया और इंटू बी। अब सी इंटू ए किसके इक्वल है, इस वाले रिजल्ट से आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आ गया आइडेंटिटी इंटू बी। आइडेंटिटी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से सी ए बी की वैल्यू सी के इक्वल आ गई, यहाँ से सी ए बी की वैल्यू बी के इक्वल आ गई। इसका मतलब तो ये दोनों सी ए बी की वैल्यू हैं, तो इसका मतलब बी और सी बराबर होंगे। तो इसका और बी और सी क्या थे, ये दो इन्वर्स मैट्रिक्स लेकर चले थे मैट्रिक्स ए की, तो इसका मतलब तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा यूनिक ही होता है। दो अलग अलग मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स नहीं हो सकती, हेंस द इन्वर्स इज यूनिक। ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब आगे वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैट्रिक्स कोई भी अगर कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट होती है तो वो हमेशा उस रिज़ल्ट की डेफिनेशन का काम कर जाती है, क्योंकि वो उस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब ज़रूरी भी है और उसको अगर दिखा दिया तो सफिशिएंट है कि हमारा वो रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। जैसे the necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non singular। नॉन सिंगुलर मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो, और ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन है ना कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो ये वाली कंडीशन मैट्रिक्स के इन्वर्स के एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट है। नेसेसरी और सफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलेगा, और अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टिबल मिलेगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब हम पहले लेकर चले, द कंडीशन इज़, ये वाली चीज़ कंडीशन इज़ नेसेसरी है कि हमने लिया कि मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है। मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो हम ये वाली चीज़ दिखाएंगे कि उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हमेशा ये वाली जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी, तभी तो ये बता पाएंगे कि ये कंडीशन नेसेसरी है मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए, ठीक है। तो हमने लिया कि मैट्रिक्स ए वो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबिलिटी की हमने डेफिनेशन देखी थी, तो इन्वर्टिबल है तो उतने ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जब हमने डिटर्मिनेंट की बात करनी है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो, इस टाइप का कुछ निकालना है तो हमें डिटर्मिनेंट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है हमेशा, चाहे वो कितने ही ऑर्डर की हो। तो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ लिख दिया कि ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, और 1 क्या है, नॉन जीरो है। अब देखो ये कोई भी दो नंबर है, डिटर्मिनेंट
ए का और डिटरमिनेंट बी का, ये दोनों कोई भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है। कुछ मान लो ऐसा हो जाए इसका 2 आ गया, इसका 1/2 आ गया, तब 1 बन गया, या फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी वैल्यूज आ जाए, लेकिन हमेशा नॉन जीरो ही होंगी। ठीक है, तो नॉन जीरो होंगी तो इसका मतलब तो यहाँ से ये आ गया ना कि ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये वाली हो गई कि कंडीशन नेसेसरी है कि मैट्रिक्स ए का नॉन सिंगुलर होना, ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए उसके इन्वर्टिबल होने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है क्या, मैं ये वाली कंडीशन कि ये सफिशेंट है, कंडीशन इज सफिशेंट, मतलब कि हमें मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर दे रखी है, इसी वाली नॉन सिंगुलर वाली ही कंडीशन है ना, यही सिर्फ सफिशेंट है, यही इसी कंडीशन से काम चल जाएगा। हम इसी कंडीशन की हेल्प से ये दिखा सकते हैं कि मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, मतलब सफिशिएंट होने का मतलब तो यही होता है ना कि इसके अलावा हमें किसी और कंडीशन की ज़रूरत ना पड़े। तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो यही वाली कंडीशन सफिशिएंट है, इतनी ही इनफ है, काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये इन्वर्टिबल है। ऐसी कंडीशन हम इसलिए इसको सफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर ए ये वाला दे रखा है कि ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो अभी हमें इन्वर्टिबल प्रूव करनी है। हमारे पास अभी हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट थ्योरम के अंदर ये वाला रिजल्ट पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल आता है, ए डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी की। अब हमने ये वाली चीज़ है, हमें ये पता है कि यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे रखा है, नॉन जीरो दे रखा है तो इसका मतलब हम इससे डिवाइड कर सकते हैं इस साइड लेकर आकर। तो इस यहाँ पर भी हमने ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई। तो ये आ गया ए इंटू ये वाली मैट्रिक्स एडजॉइंट ए के डिवाइड में डिटर्मिनेंट वाले लिख दिया, इंटू इसके इज इक्वल टू ये लिख दिया। तब यहाँ पर क्या हो गया, अब क्योंकि हमें ये पता है कि ए डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ना एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट, ये एग्जिस्ट कर जाएगी। अब जब ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये कुछ ऐसा बन गया ना उसी तरीके का कि ए मतलब ए मैट्रिक्स के लिए हमें एक बी मैट्रिक्स मिल गई सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको बी मान लिया, बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, और ये वाली मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट भी कर रही है। तो ये वाली मैट्रिक्स भी है, ये क्या आ गई, इन्वर्स आ गई ए का, मतलब ए का इन्वर्स इसके इक्वल है, बी हमने इसको माना था एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट। तो हमें एक मैट्रिक्स बी ऐसी मिल गई कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब हमारी मैट्रिक्स ए क्या है, इन्वर्टिबल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो हमारी थ्योरम में वो प्रूव हो गई कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना, ये वाली कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है। मतलब अब हमें आगे जब भी हम अपनी थ्योरम्स को यूज करेंगे, मतलब बाकी थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे या फिर जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो हमें हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मतलब वो वाली चीज़ करें कि इसके लिए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी करके देखें, तो वहाँ से वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो हम ये वाली जब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है तो हम इसी वाली रिजल्ट का एज ए डेफिनेशन यूज कर पाएंगे कि हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स ए दे रखी है तो हम, और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो वहीं से बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, और अगर डिटरमिनेंट अगर मैट्रिक्स ए का नॉन जीरो आ गया तो तब हम बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। और फिर उसका इन्वर्स क्या होगा, उसके लिए आगे प्रोसेस आएगी। इन्वर्स क्या होगा, अब देखो इन्वर्स तो यहीं से आ गया, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्स का फॉर्मूला हमने यहीं से मिल गया ना कि ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना सीखा था, को फैक्टर्स निकाल के उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जगह पर पुट करके ट्रांसपोज लेके वो मैट्रिक्स बनेगी, वो एडजॉइंट ऑफ ए है। और ए का डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है तो 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहीं से हमें ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे इसके।
तब हम देखेंगे। तो ये वाली चीज़ लिख रखी है, सिंगुलर मैट्रिसेस कांट हैव इन्वर्सेस। सिंगुलर कौन सी होती है? जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो हमने तो ये देखा है ना कि डिटरमिनेंट इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए तो ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए जिनका डिटरमिनेंट जीरो है उनका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से ए इन्वर्स इसके इक्वल आया तो ये वाली यहाँ पर जीरो बन जाएगा, तो ये वाली टर्म है वो डिफाइन ही नहीं होगी, ये वाली मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और ए का इन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया। ये अगर हमने ये रिजल्ट भी प्रूव करना हो ना कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू दिस होता है, तो तब हमारी यही प्रोसेस होगी, ये वाली सफिशिएंट कंडीशन वाली, कि ए का इन्वर्स इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे ये वाली थ्योरम है कि अगर ए और बी कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, नॉन सिंगुलर है ना दोनों, तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है और बी का डिटरमिनेंट भी क्या है? नॉन जीरो, मतलब दोनों इनवर्टिबल है ना, सेम ऑर्डर के हैं। देन हम क्या निकाल सकते हैं? ए बी, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शोक्सु प्रॉपर्टी। शोक्सु प्रॉपर्टी ऐसे होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम शॉक्स पहनते हैं, शॉक्स पहनकर हम फिर शूज़ पहनते हैं, और मान लो हम कहीं बाहर गए वापस आए, तो फिर जब हम उतारते हैं तो पहले क्या उतारते हैं? शूज़ उतारते हैं और फिर शॉक्स उतारते हैं। तो ऐसे ही कुछ है, जैसे ये ए बी का इन्वर्स है ना, ए बी का इन्वर्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। जैसे ये इन्वर्स अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, जैसे इसको ऐसे कर दिया ना कि हमने ए इंटू बी लिखा और फिर उसका इन्वर्स निकाला है, मतलब हमने क्या किया? शॉक्स पहनी, शूज़ पहने, और जब इन्वर्स का साइन है ना, इसको हम बोल देते हैं कि ये रिमूवल को डिनोट करता है। तो हमने ए इंटू बी, मतलब शॉक्स पहनी फिर शूज़ पहने, और जब निकालना है तो तब मतलब बी का इन्वर्स पहले आ गया, मतलब हमने शॉक्स है ना उनको पहले रिमूव किया और फिर ए के ऊपर इन्वर्स डिनोट करता है रिमूवल को, मतलब कि हमने फिर शॉक्स को रिमूव किया और पहले शूज़ को रिमूव किया, मतलब ऐसे कुछ रिलेट करके, इसलिए इसको शोक्सु प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यही वाली चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो जब हमें ये पता है कि ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो, बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं दोनों। तो हम ए बी के और दोनों सेम ऑर्डर की भी थी, तो ए बी के डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। जब ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये वाला भी नॉन जीरो आ जाएगा, मतलब ए बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ए बी और बनेगी वही एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए बी क्या है? इन्वर्टिबल है, तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम ये वाली टर्म निकाल सकते हैं ए बी का इन्वर्स वाली। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ है कि देखो हमने ये प्रूव करना है ना कि ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो जब हम ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं कि ए का इन्वर्स बी के इक्वल होगा, तो हम ऐसा लिखते हैं, मतलब ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं ना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो अब ये मान लो ए बी मैट्रिक्स हमारी कुछ ए का काम यहाँ पर ए बी कर रही है और बी का काम हमारी ये वाली मैट्रिक्स कर रही है ना। मान लो कि इसको तो कुछ सी मान लो, ए बी को तो मान लो सी, और ये वाली मैट्रिक्स है ना बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको कुछ डी मान लो। तो ये ऐसा कुछ, मतलब हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि सी इंटू डी इज इक्वल टू डी इंटू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तभी तो आएगा कि सी का इन्वर्स डी है, सी का इन्वर्स डी है, मतलब कि ए बी का इन्वर्स क्या है? ये वाली मैट्रिक्स है ना। तो ये वाली चीज़ तो हमें मान कर चलनी पड़ेगी, सी इंटू डी इज इक्वल टू डी, ये वाली चीज़ें हमें लेकर चलनी पड़ेंगी। ये वाली दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं और आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे सी इंटू डी लेकर चलोगे, सी इंटू डी का मतलब क्या है? ए सी का मतलब तो ए बी है, इंटू डी का मतलब क्या है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली टर्म लेके चले हैं। ठीक है, हमें मतलब रट्टा नहीं मानना है कि यहाँ पर हम ये वाली चीज़ उठाकर चले, तो उठाकर ही क्यों चले हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ पर हमें जानना क्या है, इस रिजल्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल होता है। अब जब हमें ये वाला रिजल्ट लेते हैं कि ए का इन्वर्स बी के इक्वल होता है, तो हम ये वाली चीज़ ही तो प्रूव करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स है, ये ए का काम कर रही है, ये वाली बी का काम कर रही है। जैसे बी और ए में कन्फ्यूजन हो तो हम ये वाली लेकर चल पड़ेंगे कि इसको हमने ए बी को तो हमने सी मान लिया, मतलब इस सी का इन्वर्स इस डी के इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हमने डी मान लिया। तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम सी डी लेकर चलेंगे, डी सी लेकर चलेंगे, दोनों को इक्वल और आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करनी है ना। तो ये सी डी लेकर चले तो यही सी की वैल्यू ए बी मान रखी है और डी की वैल्यू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स मान रखी है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा कंसिडर किया है। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब बी इंटू बी इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स बी क्या थी, इन्वर्टिबल थी, बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये बन गया ए इंटू ए इन्वर्स। अब ए इंटू आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बन गई। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स, और ए इंटू ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये वाला काम तो हो गया कि हमारा सी इंटू डी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब हम डी इंटू सी लेकर चलेंगे। डी हमने ये मानी थी मैट्रिक्स और सी ये मानी थी। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कि बी इन्वर्स को बाहर रख लिया, ए इन्वर्स इंटू बी हो गया। अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो बी इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी इंटू बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ है। अब आइडेंटिटी इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स बी इंटू बी को हम आइडेंटिटी लिख दिया। तो अब ये डी इंटू सी बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो आ गया सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सी डी और सी और डी की वैल्यू पुट कर दी, सी इंटू डी इज इक्वल टू डी इंटू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ये सी का इन्वर्स डी के इक्वल है, और सी हमने ए बी को माना था। तो सी का इन्वर्स इज इक्वल टू डी हमने इसको माना था, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स, कि रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाता है। और इसी को हम शोक्शु प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, आज वाले लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दो थ्योरम ही रहती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारे जो अभी तक हमने इन्वर्स, एडजॉइंट और ये सब वाले, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, ये वाले जो रिजल्ट्स पढ़े हैं, जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं, उनके जो एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि हम कैसे कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का सही से समझ आया होगा। थैंक यू।